हेलो, हाय, नमस्कार। आज का दिन आपका अच्छा जा रहा होगा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आज जो है वो हम क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे। यकीन करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगी तो आप पहले ऐसे इंसान होंगे जो सबसे पहले आंसर देंगे। इस वीडियो के एंड तक ये चैप्टर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, मैं ये गारंटी करती हूँ। तो आज हम वन शॉट में इस चैप्टर को करेंगे, मतलब फुल चैप्टर इन वन वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो आइए बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर होता क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज़ विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को कवर करती है, मतलब जगह को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास है। कई बच्चे जो है वो मास और वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मास और वेट के बीच का डिफरेंस हम क्लास 9th आपकी साइंस बुक में ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में बहुत अच्छे से इस डिफरेंस को समझेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि मास जो है, कोई भी बॉडी है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं या उसका एवरेज कितना, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उसमें कितना अमाउंट है, वो मास होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है उसे मैटर कहते हैं। अभी इन एंशियंट कल्चर इंडियन philosophers classified matter in 5 forms elements that are water, air, fire, soil, earth। तो हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा कि कोई भी बॉडी 5 तत्वों से बन के तैयार होती है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से? वाटर, एयर, फायर, सॉइल और अर्थ। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी कह सकते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। अब आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आता है कि मैटर, हमने ये समझ लिया मैटर होता क्या है, पर मैटर बना किससे? तो मैटर बना है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स, मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल से भी कई गुना छोटे होते हैं। उनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते और माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल का होना चाहिए जिसका हम उनका थोड़ा आइडिया ले सकते हैं बस। तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो हमारे इस चैप्टर में हमें केवल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन और इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल होते हैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है अच्छे से। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस दिखेगा। हाँ, ये डिफ़र कर सकता है कि स्पेस कितना है, कम है या ज़्यादा है, बट स्पेस ज़रूर होगा। तो हाईएस्ट जो है वो गैसेस में स्पेस होता है, जैसे गैसेस का यहाँ से यहाँ तक का स्पेस हो जाएगा। और लोएस्ट जो होता है वो सॉलिड का होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये टू एंड फ्रो में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इसका ये मोशन में है। तो और वहीं बात आ जाती है कि भाई किस स्पीड से मूव कर रहा है या कितना मूव कर रहा है। तो इनका हाईएस्ट मोशन जो होता है वो गैसेस में होता है हाईएस्ट, और लोएस्ट सॉलिड में होता है। तो जैसे अगर सॉलिड में इतना है तो गैसेस में अपने इतना मूव हो जाएगा ये, फॉर एग्जाम्पल। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे ये 2 पार्टिकल्स हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होता है और लोएस्ट गैसेस में होता है।
तो अब बढ़ते हैं आगे स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, कितने पार्ट्स में मैटर को डिवाइड किया गया है। वैसे तो मैटर की 2 स्टेट्स और होती हैं, टोटल मिला के 5 स्टेट्स होती हैं, बट हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें केवल 3 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ना है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा जो है वो हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है। तो अब हमें केवल 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट के बारे में हमें मेजरली डिस्कस करना है। तो आइए एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं और एक एक की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझते हैं। पहली स्टेट हमारे पास में आ जाती है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स, जो सॉलिड स्टेट होती है, हमारे आसपास कई तरह के सॉलिड प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड, जैसे कोई भी बॉक्स हो गया या फिर कोई भी डोर हो गया, कोई भी कंटेनर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी यूटेंसिल हो गया, कोई भी लाइक कोई बड़ा लंबा बॉक्स हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गई, ये सब सॉलिड में आते हैं। इनका पता हमें किससे चलता है कि हम किस एंगल से कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। इसके लिए डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है तो वो सॉलिड कहलाता है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स शेप होती है। जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, तो हम इसको सॉलिड कैसे कह सकते हैं? हम मान लीजिए कि ये कभी भी चेंज नहीं करता, इसकी शेप यही रहती है, तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड है, क्योंकि इसकी शेप क्या है? फिक्स शेप है। साथ ही साथ में इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट आता है दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल से मतलब क्या है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है, देखो, कंप्रेसिबल का मतलब होता है जो कंप्रेस हो सके, जिसको हम कम कर सकें। वैसे इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो जाएगा उल्टा, मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकें। तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में थर्ड पॉइंट आता है दे आर टाइटली पैक्ड। ये जो सॉलिड होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। हमने अभी देखा ना प्रॉपर्टीज़ में कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स का स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसका मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब वो कि जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, जो अपनी शेप को, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है तो ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा। ऐसे नहीं कि आज ये है, आज ये शेप है तो कल ये शेप बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यही शेप को मेंटेन करके रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि दे आर रिजिड। तो इन प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लिक्विड स्टेट की तरफ। लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड्स हैं उनकी नो फिक्स शेप होती है बट फिक्स वॉल्यूम होती है। मतलब वो जिस कंटेनर में जाएंगे उसी का ही शेप ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि दे आर ऑल्सो जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर लाइक सॉलिड्स। सो जैसे सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, वैसे ही लिक्विड्स भी जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं नेचर में। थर्ड पॉइंट आ जाता है दे आर मॉडरेटली पैक्ड। मतलब जैसे सॉलिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बट लिक्विड्स जो होते हैं उनमें थोड़ा गैप होता है। अगर ये पार्टिकल सॉलिड के हैं तो इनमें बहुत कम स्पेस होता है, वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है। तो मतलब दे आर लूजली पैक्ड और मॉडरेटली पैक्ड। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि दे आर नॉट रिजिड एंड आर फ्लूइड। मतलब कि वो लोग रिजिड नहीं है, लिक्विड्स रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब कि वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं करते हैं। लाइक अगर हम पानी को देखें, पानी एक लिक्विड है, तो मतलब वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं करता है, वो जिस कंटेनर में जाता है उसी का ही रूप ले लेता है। सो लिक्विड स्टेट में कि लिक्विड्स आर नॉट एट ऑल रिजिड बट आर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये है जो बहता है। फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी या फिर जो फ्लो करता है। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो करता है। तो लिक्विड्स फ्लो करते हैं इसलिए इन्हें फ्लूइड कहा गया है, नॉट द रिजिड। अब आते हैं हम द गैसियस स्टेट की तरफ।
गैसियस स्टेट में जो है उनकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है ना ही फिक्स शेप होती है। मतलब गैसेस जो होती हैं उनकी ना तो फिक्स शेप होती है लाइक लिक्विड्स, और उनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए उनकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट यही आ जाता है कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। उन्हें इनके पार्टिकल्स इस तरीके से हैं तो इन्हें कंप्रेस करके हम इतना तक पास में ला सकते हैं, तो ये इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। साथ ही साथ में दे आर लूजली पैक्ड, वो इस तरीके से इतना गैप होता है उनमें, तो ये जो गैशियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। फोर्थ, दे आर नॉट रिजिड एंड आर फ्लूइड, सेम लिक्विड की तरह ये फ्लो करते हैं और रिजिड नहीं होते हैं। तो अब हमने तीनों गैसेस को डिस्क्राइब और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर ये होता है कि टेम्परेचर रेफर्स टू द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर रेफर्स टू द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कि एक बॉडी है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये बॉक्स है। अभी ये बॉक्स मान लीजिए मेटल का है, ये बॉक्स क्या है? मेटल का है। और इस मेटल के बॉक्स को हमने हीट कर लिया। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा कि भाई ये कोल्ड भी हो सकता है, ये हॉट भी हो सकता है? तो इसका पता हमें चलता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? या तो हॉटनेस होगा, कोई ऑब्जेक्ट या तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। तो फिर हॉटनेस या कोल्डनेस की जो सेंसेशन है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं और बच्चे केल्विन की जगह पे अपने डिग्री सेल्सियस करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी हो जाता है, बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केल्विन को ध्यान रखिएगा कि ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर की केल्विन होती है, नॉट द डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं, अब हम नाइन्थ क्लास में जो है वो कन्वर्जन टेम्परेचर का आता है। कन्वर्जन से मतलब है कि केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो केल्विन क्या होता है? केल्विन इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारे पास में डिग्री सेल्सियस में अपने को गिवन है, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में अपने को गिवन है कि 3 डिग्री सेल्सियस उसका किसी बॉडी का टेम्परेचर है, तो फाइंड इट इन केल्विन। तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर देंगे। अगर आप 273 भी लिखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, बट अगर आप प्रॉपर वैल्यू लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 276.15 डिग्री से 15 केल्विन। तो ये हो गया हमारा केल्विन का वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें केल्विन गिवन है और हमें डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, तो मान लीजिए हमें केल्विन गिवन है 3 डिग्री, नहीं तो हम मान लीजिए हमें 300 केल्विन जो है वो टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और हमें उनको सेल्सियस में निकालना है। तो इसको माइनस कर देंगे 273.15 से, तो फिर ये अपना हो जाएगा 300 माइनस 273, तो यहाँ पे 0.15 आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 27.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस डिग्री में। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं और इसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी है और एग्ज़ाम्स में जनरली पूछा भी जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, कि मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड लिक्विड में कैसे बदल सकता है और लिक्विड गैस में कैसे बदल सकता है। तो इसका कन्वर्जन और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम्स में लॉन्ग की तरह
4 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और कई बार डायग्राम भी आ जाते हैं इससे, इसलिए मैंने आगे की स्लाइड्स में डायग्राम भी प्रोवाइड कराए हैं। आप ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं और एनसीईआरटी जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार सेल्फ एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की तरफ। तो पहले बात करते हैं हम सॉलिड टू लिक्विड। तो हम सॉलिड, मान लीजिए हमारे पास में आइस क्यूब्स है, हम एग्जांपल लेते हैं आइस क्यूब का, उसको हम पानी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड, ये सॉलिड है आइस क्यूब और ये लिक्विड है वाटर, तो सॉलिड टू लिक्विड में कैसे कन्वर्जन होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास में सिस्टम गिवन है, यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे थर्मोमीटर और यहाँ पे आयरन स्टैंड है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि बेसिकली हम आइस को हीट करेंगे। आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आइस के पार्टिकल्स यहाँ 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 इस तरीके से इतने पास में है, तो मान लीजिए आइस के पार्टिकल्स इतने इतने पास में है। अभी क्या होगा, जैसे जैसे हीट आएगी, हीट इनको लगेगी, तो इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ये दूर दूर आने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि चेंज इन स्टेट आएगा, कि बेसिकली मैटर किससे बना है, पार्टिकल से, और अगर पार्टिकल्स में चेंज आएगा तो मैटर की फॉर्म में भी चेंज आएगा। तो इस तरीके से जो है वो लिक्विड में कन्वर्जन होता है सॉलिड का। अब जो एक ऑब्जर्वेशन आती है कि जब हम आइस को हीट कर रहे होते हैं तब आइस का टेम्परेचर, मतलब कि जो आइस का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बट आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस 0 डिग्री पर मेल्ट करती है। अब जो है वो जब तक ये आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बार अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो मैं आपको वापस बता देती हूँ कि आइस जब कन्वर्ट हो रही होती है, जब तक आइस पूरी की पूरी आइस, जैसे मान लीजिए हमने 1 kg आइस ली है, तो जब तक वो 1 kg आइस 1 लीटर वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक जो है वो इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसे जनरली हिडन हीट कहा जाता है। तो ये जो हीट है इसे जनरली हिडन हीट कहा जाता है और इस हिडन हीट का साइंटिफिक नेम लेटेंट हीट है। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं तो उस लेटेंट हीट का नाम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और अगर लिक्विड टू गैस में कर रहे हैं तो उस लेटेंट हीट का नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये लेटेंट हीट होती क्या है? तो जनरली होता क्या है कि जब जो पार्टिकल्स हैं, जब जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत पास पास में हैं तो इनको हीट मिलती है। तो जो है ये पार्टिकल्स चाहते हैं कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड स्टेट में आ जाएं। ये पार्टिकल्स ऐसा चाहते हैं, ध्यान से समझना कि ये पार्टिकल्स चाहते हैं भाई हम बोर हो गए हैं सॉलिड में रह रह के, हम लिक्विड बनना चाहते हैं। तो लिक्विड बनने के लिए इनको अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए इनको हीट एनर्जी चाहिए। तो जब बर्नर से हीट एनर्जी इन तक पहुंचती है तो ये उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज़ पड़ता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ये कंज्यूम करते हैं, देखो हम खाना खाते हैं, खाना जैसे जैसे हम खाएंगे वैसे वैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हम खाने को कम ही कर रहे हैं ना, मतलब खाना ख़त्म हो रहा है। तो उसी तरीके से, और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब वो हमें एनर्जी दे रहा है। तो उसी तरीके से जो हीट एनर्जी है वो इन
इन पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो ये हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और उतनी एनर्जी जो है वो एक्वायर कर रहे हैं ताकि ये जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके लिक्विड स्टेट में आ पाएँ। तो इसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। अब आता है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो आपको लिखनी होगी। इसके साथ में भी आप एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हैं जो जैसे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा मार्क्स का है, बट जनरली ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें डिफाइन में आता है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। कि जो हीट एनर्जी जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कहा, क्योंकि देखो जनरली सारी चीज़ें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती है और उस प्रेशर के बारे में लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो आई होप आपको ये सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं लिक्विड टू गैस। और अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी चीज़ अनसुटेबल लग रही है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हम डेफिनेटली हमारी गलतियों को सुधारेंगे और आपको बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। तो अब हम आते हैं लिक्विड टू गैस के कन्वर्जन पे। तो लिक्विड टू गैस के कन्वर्जन में हमें, जैसे अब मान लीजिए हम पिछली बार हमने आइस टू वाटर किया था, अब की बार हम वाटर टू वेपर्स करेंगे। तो वाटर टू वाटर वेपर्स के लिए हम सेम वही सेटअप रखेंगे, बर्नर, वाटर बीकर, ग्लास स्टिरर, थर्मोमीटर एंड आयरन स्टैंड। तो फिर इन सब के साथ में हम क्या करेंगे, सेम वही सेटअप रखेंगे और बीकर में अब की बारी हम पानी लेंगे। अब जो पानी है सेम टू सेम वही स्टोरी होगी। बर्नर से हीट एनर्जी पानी तक पहुँचेगी। वो पानी जो है वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा और तब तक वो जो है वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ओवरकम करना चाहते हैं, इसलिए वो हीट एनर्जी को कंज्यूम करते जाते हैं और इस तरीके से हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम रखा गया है। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास में आती है वो है हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये भी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट हम जांचते हैं, और जब एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तब हम उसका बॉइलिंग पॉइंट जांचते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है भाई? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक सॉलिड, melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure। तो वो टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट के टेम्परेचर को कहते हैं जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। जिस पॉइंट में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स ओवरकम करने लग जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम को, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस बात को समझने के लिए बेसिकली यही है, जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तब वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म इज नोन एज
बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली यही इन दो टर्म्स का मतलब है। ये भी 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। सी इस वीडियो में जितनी भी जो भी स्लाइड्स हैं उन सभी पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ में वो सारी चीज़ें भी हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। देखो, एनसीईआरटी पढ़ना इज़ रियली नेसेसरी, एनसीईआरटी पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप पहले इस वीडियो को देखोगे, उसके मेन कीवर्ड्स को समझोगे और उन एक आपको ना आउटलाइन पता चल जाती है कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर का सार क्या है। ऐसे ये सार नहीं है, ये पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, एंड है ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ही है। बट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही पता होंगी, तो आपको एक पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि जनरली बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी बोरिंग है। एनसीईआरटी बोरिंग है नहीं, एनसीईआरटी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। आप बोरिंग तरीके से सिंपली रीड करोगे तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी सबके लिए बोरिंग होगी। बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आई प्रॉमिस आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं सब्लिमेशन की तरफ। तो सब्लिमेशन क्या होता है? देखो, सब्लिमेशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सब्लिमेशन कई बार फिलअप्स, एमसीक्यूज़ और 1 to 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, देखो, हमने देखा कि किसी चीज़ को हम पहले सॉलिड है तो उस सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे, फिर उस लिक्विड को गैस में बदलेंगे, और अगर हम गैस को सॉलिड में बदलना चाहते हैं तो पहले हमें लिक्विड स्टेट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। दिस इज़ नेसेसरी। बट कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं कि द ट्रांजिशन of a substance directly from its solid phase to a gaseous phase without changing into liquid phase or vice versa is called as sublimation। तो समझ में आया? मतलब ये कहना चाहता है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन सब्लिमेशन कहलाता है, और साथ ही साथ में गैस का सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो अपने डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन गैस टू सॉलिड होता है और सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस होता है। दोनों में ही लिक्विड का कोई भी अता पता नहीं होता है। अभी यहाँ एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है जिसमें कैम्फोर जो है वो कैम्फोर को सॉलिड से लेकर डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट किया गया। बस हमें उसको हीट करना होता है एक चाइना डिश में, और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। एक चीज़ आपने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ नैप्थलीन बॉल्स डालती है कपड़ों में ताकि कपड़े ख़राब ना हो। मतलब जिन कपड़ों को स्टोर करती हैं उन कपड़ों में सबके घर में ये डाली जाती है। तो वो कई बार देखते होंगे कि वो अचानक से गायब हो जाती हैं। अचानक मतलब धीरे धीरे वो जो है वो गायब हो जाती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और आपकी मम्मी हर साल ऑब्वियसली मतलब 6 महीने में या हर साल उनको रिप्लेस करती हैं। तो ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं ये सब्लिमेबल सब्सटेंस का एक गुड एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल 2 से 3 आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एक आ जाता है अपना CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। साथ ही साथ में आपकी नैप्थलीन बॉल्स भी एग्जाम्पल हो जाती हैं। साथ ही साथ में आपका कैम्फोर हो जाता है, और एक सब्सटेंस आता है अमोनियम क्लोराइड, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है सब्लिमेबल सब्सटेंस का। तो ये सब्लिमेशन है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से समझ लेना इसको, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में या सॉलिड गैस में, ये सब हमने पढ़ लिया। अभी इंटर कन्वर्जन होता है तो इनको किस नाम से जानते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन या फिर आप मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली हमने देख लिया डिपोजिशन होगा। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो भी हमने देख लिया सब्लिमेशन होगा। अब अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन बोलते हैं, या फिर कंडेंसेशन की जगह हम लिक्विफैक्शन भी बोल सकते हैं, लिक्विफैक्शन। तो इसे लिक्विफैक्शन का भी नाम दिया जा सकता है। अब अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन हमने सबके बारे में सुना है, हमने वाटर साइकिल देखा है, तो उसमें भी हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक फिनोमेना होता है। इवेपोरेशन इज़ अ फिनोमेना बाय विच molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो ये इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 to 6 मार्क्स का ये इवेपोरेशन आता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। तो देखो इवेपोरेशन कैसे होता है मैं बताती हूँ। इवेपोरेशन के लिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक ट्रे है, मान लीजिए इसमें हमने पानी भर रखा है। मान लीजिए हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में ऑब्वियसली पार्टिकल्स होंगे। तो देखो इसको ना अपने यूँ समझोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। इस कारण से एक बेसिक सा एग्जाम्पल देते हैं। देखो क्लास ऑब्वियसली जैसे मान लो स्कूल की कोई क्लास चल रही है, उसमें शैतान बच्चे पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं। शैतान बच्चे शैतानी कर रहे हैं, टीचर क्या करेगी, उनको आगे बुलाएगी कि मान लीजिए ये क्लास है, इसमें ये शैतान बच्चे बैठे हैं और ये नॉर्मल बच्चे हैं। टीचर क्या करेगी, इनको आगे बुलाएगी, आगे बिठा दिया, आगे बैठ के भी ये लोग शैतानी कर रहे हैं। तो अब टीचर थक के क्या बोलेगी, तुम लोग बाहर चले जाओ, क्लास के बाहर भेज देगी। तो अब ये बच्चे क्लास के बाहर चले गए। उसी तरीके से इन बच्चों को अपने को पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रीट करना है। इन बच्चों को क्या करना है, पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो ट्रीट करना है। और कैसे कैसे मैं बताती हूँ। देखो क्या करना है अपने को, ये वाटर है, वाटर में हमारे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स हैं और हमने मान लो इस वाटर को धूप में रख दिया, ठीक है, हमने इस बीकर या ट्रे को धूप में रख दिया, या फिर कोई भी ऐसी जगह रख दिया जहाँ गर्मी हो, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रख दिया। अब क्या होगा, देखो हमारे सराउंडिंग में थोड़ी गर्मी होती है, सन के कारण गर्मी है। अभी जो है ये नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, इनके पास में जो है वो थोड़ी हीट एनर्जी होती है। इन नीचे वाले पार्टिकल्स के पास में थोड़ी हीट एनर्जी होती है। और अब जैसे मान लो हमने ये सराउंडिंग है, तो ये सराउंडिंग से जो भी हीट एनर्जी आ रही होगी, ये नीचे वाले पार्टिकल्स, शैतान पार्टिकल्स, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। इस हीट एनर्जी को क्या करने लग जाएंगे, एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर आने लग जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आने लग जाएंगे। तो अभी ये जो ऊपर आने लग जाएंगे और अब इनको जो है वो अब ये और अब जो ये ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं ना, इनके पास में जो भी थोड़ी बहुत हीट एनर्जी है ये उनसे खींच लेंगे,
जैसे शैतान बच्चा होता है ना, वो अच्छे बच्चे से सारी चीज़ें खींच लेता है, शैतानी करता हुआ रुकता नहीं है। उसी तरीके से ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, मतलब जो नीचे से ऊपर आए हैं, वो इन ऊपर वाले बीच वाले पार्टिकल्स से हीट एनर्जी, उनकी हीट एनर्जी खींच लेंगे। और अब जो है वो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्री हो जाएगा और ये उड़ जाएंगे। इनको तो बस क्लास के बाहर जाना है, तो ये उड़ जाएंगे। तो अब ये उड़ जाएंगे, तो अब जो है वो ये उड़ गए हैं, तो इस कारण से पानी में कमी आ जाएगी। मतलब पहले लेवल इतना था तो अब ये इतना हो जाएगा, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस होती जाएगी और ये पानी खाली हो जाएगा। तो इसी फिनोमेना को इवेपोरेशन कहते हैं। मतलब अब एक बार इस डेफिनेशन को वापस पढ़ो। द फिनोमेना, ऐसा फिनोमेना बाय विच, जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स एक ऐसे स्पॉन्टेनियस ट्रांजेक्शन के थ्रू जाते हैं। स्पॉन्टेनियस ट्रांजेक्शन मतलब एक साथ में, मतलब जो जैसे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो वो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं टू द गैसियस स्टेट, और स्पॉन्टेनियस ट्रांजेक्शन हो जाता है उनका गैसियस स्टेट में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो ये वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही हो रहा है, क्योंकि ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके कारण इवेपोरेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो यहाँ पे ये बीकर पड़ा है, इसमें पानी है। अभी जितना ज़्यादा सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा उतना जल्दी हीट इन तक पहुँचेगी और ये इवेपोरेट होएंगे। तो इस कारण से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। अब अपना सेकंड पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो, एक है हमारे पास में इतना छोटा बीकर और एक है हमारे पास में इतनी बड़ी ट्रे, दोनों में सेम अमाउंट का पानी भरा हुआ है, इतना और इतना। तो अब बताओ कि इवेपोरेशन जल्दी किस में होएगा। इवेपोरेशन जल्दी होएगा इस ट्रे में। क्यों होगा इस ट्रे में, क्योंकि देखो इसमें जो है वो सरफेस एरिया कम है। मतलब सरफेस एरिया कम है मतलब इनको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में एक तो दिक्कत होगी, और साथ ही साथ में ये ऊपर आने में भी इनको टाइम लगेगा। पर वहीं देखो इतना ज़्यादा खुला एरिया है, मतलब ये सराउंडिंग से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ऊपर भी ये जल्दी आ पाएंगे। तो ये हो जाता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो ह्यूमिडिटी नमी होती है पानी में, कि पानी में मतलब हवा में कितने पानी के पार्टिकल्स हैं, हवा में कितने ह्यूमिडिटी है कि हवा में कितने पार्टिकल्स हैं। अब देखो हवा में इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब अब यहाँ पे एक बीकर रख दिया, उसका सरफेस एरिया भले ही ज़्यादा है तो भी, और अब ये जो है ये इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, बट ये ऊपर आएंगे ना तो इनको जगह ही नहीं मिलेगी, पार्टिकल्स को जगह नहीं मिलेगी। ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स को जगह नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ में ह्यूमिडिटी जो होता है वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है, इस कारण से भी इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। अब आता है फोर्थ पॉइंट, विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद विंड स्पीड। तो विंड स्पीड वही कैसे अफेक्ट करेगी, मान लो यहाँ बीकर पड़ा है, हवा ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है, तो अब ज़ोरों ज़ोरों से हवा चलेगी ना, तो क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा ना, जो मॉइस्चर हवा में होगा वो उसको लेती जाएगी और नए पार्टिकल्स के लिए स्पेस होता जाएगा, नए पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस पैदा होता जाएगा। तो इस कारण से
जो विंड स्पीड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। और कई बार 5 to 6 मार्क्स के लिए ये भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द कि हाउ डज फैक्टर्स हाउ डज फैक्टर्स अफेक्ट इवेपोरेशन एक्सप्लेन। और साथ ही साथ में MCQ फिलअप्स में ये भी पूछ लिया जाता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन और विच इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं हम कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन के ऊपर। तो ये पॉइंट जो है ये एक थोड़ा टिपिकल पॉइंट हो जाता है कि कूलिंग कि इवेपोरेशन ठंडक कैसे पैदा करता है। इवेपोरेशन ठंडक कैसे पैदा करता है भाई? तो इवेपोरेशन जब हो रहा होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to overcome the interparticle force of attraction and undergo phase change. The absorption of the heat from the surrounding makes the surrounding cool. तो भाई क्या बात है ये? देखो, ये बीकर पड़ा है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे सराउंडिंग है। सराउंडिंग से इस पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे हीट की कमी हो गई, मतलब यहाँ पे ठंडक हो गई और ये पार्टिकल्स तो उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे तो ठंडक हो गई, तो ये ठंडक हो गई, तो मतलब यहाँ पे कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। तो बस यही बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। मतलब देखो, मान लो पसीने चल रहे, अपने को पसीने आ रहे हैं, तो पसीनों में पानी होगा, तो वो पानी क्या होंगे, अपनी बॉडी से हीट एनर्जी लेकर के उड़ जाएंगे और अपनी बॉडी को ठंडक देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है। साथ ही साथ में एसीटोन या फिर सैनिटाइज़र, ये भी एग्जाम्पल अच्छे हो जाते हैं इवेपोरेशन, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन के। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग पे कि भाई कूलिंग इवेपोरेशन हो गया, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल क्या है, तो टू कीप वाटर कोल्ड इट इज़ कीप्ड इन एन अर्थनवेयर कंटेनर सिमिलर टू द पोर्स इन कॉटन फैब्रिक। द पोर्स इन द अर्थन पॉट सरफेस एरिया अलाउ फॉर मोर इवेपोरेशन। मतलब देखो, अगर आप गांव कभी गए हो या फिर कोई बैकग्राउंड है आपका जो गांव में रहता है, या फिर आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि गाँवों में जनरली लोग पानी को मटके के अंदर रखते हैं। लाइक हम तो फ्रिज में रखा हुआ पानी पीते हैं, बट वो लोग जो है वो मटके के अंदर रखते हैं पानी को। तो मटके के अंदर रखते हैं, तो मटके के अंदर रखेंगे तो क्या होगा ना कि मटके के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखो मैं बताती हूँ, मटके के अंदर जैसे मान लो ये मटका है, इसके अंदर छोटे छोटे सरफेस पे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर पार्टिकल्स, जिनके थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो निकल सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, आसपास से मटके के सरफेस से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पानी ठंडा रहेगा और साथ साथ में मटका भी ठंडा हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो टू कीप आवर बॉडीज कूल वी स्वेट अ लॉट। इवेपोरेशन इज व्हाट ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली इज। आवर बॉडीज वाटर evaporates using energy in the process and lowering our body temperature as a result। तो यही वो वाला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी वाला। थर्ड है कि वी ड्रेस इन कॉटन during the summer since cotton is a powerful water absorbent, it allow more precipitation to come into touch within the air promoting more evaporation। We have a cooling effect when we are wearing cotton clothes because of this। देखो, अगर आप कभी गर्मियों के लिए कपड़े लेते हो तो जनरली लोग जो हैं वो कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, कॉटन क्लोथ्स में कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसके अंदर सिमिलरली अर्थन पॉट जैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के कारण क्या होता है कि जो वाटर, जो पसीना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उड़ जाता है, जिस कारण हमारी बॉडी को कूलनेस का इफ़ेक्ट महसूस होता है। तो गाइज़, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको यह मज़ा आया होगा और साथ ही साथ में
आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। इस होमवर्क क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, अच्छे से पढ़ना है और इसको जो आंसर आपको करेंगे आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। साथ ही साथ में ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी। और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही देते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम स्क्रीन पर आएगा और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले पाएँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन और ये इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में। इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत भी करी है। तो इसको आंसर आपको करना होगा, अच्छे से करना। फिर मिलेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और गेट वेल सून। अगर कोई बीमार है तो और बी हेल्दी, बी सेफ। बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।